तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक्चुअली गुड इवनिंग। सो कैसे हैं आप सब। तो जैसा आप जानते हैं कि मैनेजमेंट का हम 500 प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें हम 300 के आसपास पहुंच चुके हैं। यानी कि हमारे 1500 से 2000 के आसपास के हमारे कंसेप्ट जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, अगर आपने सीरियसली इनको किया है तो। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, आगे के क्वेश्चंस करना शुरू कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी इस सीरीज को मिस किया है उन्होंने बहुत बड़ी लाइक चूक कर दी है, तो जल्दी से अभी भी समय है, सारे क्वेश्चंस को कर लीजिए, सारे सीरीज को करिए। आप लोगों का ये अच्छा खासा एक मॉक टेस्ट आप लोगों का होता है, तो जिनको आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। ऑल द बेस्ट गाइस। So question number 291, contact hypothesis is based on the belief that, contact hypothesis का जो बेस है वो किसके ऊपर बिलीव करता है, मतलब वो किस चीज को मानता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने मौजूद है। द मोर वी इंटरेक्ट विद समवन, the less prejudiced or perceptually biased we will be against that person. Familiarity beats compete, sorry, contempt. Contact among group members lead to conflict and mutual discussions lead to reframing of problems. तो इनमें से क्या लगता है, कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस जो है वो किस बात के ऊपर बिलीव करती है, ये आपसे पूछा गया है। अवधारणा के बारे में पूछा जा रहा है, अगर आप किसी से मिलते हैं उस दौरान। कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस, द राइट आंसर इज ए गाइस। जैसा नाम से समझ में आ रहा है उसी तरह से यहाँ पर आंसर्स भी इसका है। द मोर वी इंटरेक्ट विद समवन, जैसा जैसा हम लोगों के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, लेस टू प्रेजुडाइज, हम उसको लाइक एक तरह से जो हमारा परसेप्चुअल बाइस्ड होता है, मतलब हमारा जो उसको लेकर जजमेंट होता है ना, वो कम होता चला जाता है। और उसके लाइक हम उसके खिलाफ मतलब थोड़ा सा उसको समझने लगते हैं, तो हम अपना जजमेंट जो है, लाइक अपनी धारणाएं जो है वो उसके लिए कम बनाते हैं। ठीक है, दैट इज द कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस। नेक्स्ट, according to the Bloom's theory of motivations, which one of the following is the correct? Bloom theory of motivations किसने दी है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पहली चीज एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है ये वही है। तो इसके जो जितने भी नाम हैं उन सारे नाम्स को अच्छे से तैयार कर लेना, दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। कई बार एग्जाम में जो है वो नाम पूछे गए हैं, तो उसको देख लीजिएगा। अब आपसे पूछा है कि ये जो है इनमें से कौन सा जो है वो सही है। द राइट आंसर इज फोर गाइस। इसका जो सही आंसर है फोर। अब क्यों है फोर ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड बैलेंस, ये सारी चीजें जो मिलकर है ना, ये क्या बनाती है ना, मोटिवेशंस को क्रिएट करती हैं। मोटिवेशन यानी कि एक तरह का फोर्स होता है जो हमें वर्क के लिए अप्रिशिएट करता है या वर्क करने के लिए हमें मोटिवेट करता है। तो इसलिए इन का होना जरूरी होता है। तो इन तीनों में से अगर इसमें से दो चीजें भी ली गई हैं तो भी आपका यही आएगा। यानी कि सीधी सीधी बात है कि फोर्स जो है वही हमें मिल रहा है। दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। नेक्स्ट, an interview, एक interview in which applicant is interviewed subsequently by the several persons and each rate the applicant on the standard form is called। एक इंटरव्यू हुआ है जिसमें एप्लीकेंट से इंटरव्यू जो ले रहे हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके बेस पर उसको रेट करते हैं, और सारी की सारी चीजें जो होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती हैं। तो ये कैसा इंटरव्यू होगा? द राइट आंसर इज टू गाइज, स्ट्रक्चर्ड एंड सिक्वेंशियल इंटरव्यूज। मतलब सारी चीजें जो रहेंगी वो प्री प्लान रहती है, उसके अकॉर्डिंग ही उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका काम है कि बाकी के जो इंटरव्यूज है वो क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। लाइक व्हाट इज द मास इंटरव्यू, व्हाट इज द जॉब रिलेटेड इंटरव्यू एंड व्हाट इज द अनस्ट्रक्चर्ड सिक्वेंशियल इंटरव्यू। और आई थिंक ये बहुत ही इजी टर्म्स है, आसानी से कर लेंगे। Now 294, which one of the following theories of labor welfare believe that the workers are becoming more and more aware of their rights, welfare measures can be appraised them। अब यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मैंने हमेशा बोला है लेबर वेलफेयर थ्योरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके मैंने शॉर्ट वीडियोस भी काफी सारे आप लोगों को बना के भेजे हुए हैं कि इनको कैसे तैयार किया जाता है, तो उसको जरूर देख लो। और अगर नहीं मिलता है तो मुझे बताओ, मैं दोबारा से आप लोगों को भेज दूंगी। तो लेबर वेलफेयर की जो थ्योरीज होती हैं उसी का ये क्वेश्चन है। तो फिलोन्थ्रोपिक थ्योरी, प्लेकेटिंग थ्योरी, पब्लिक रिलेशन थ्योरी, फंक्शनल थ्योरी, किसका ये पार्ट है ये आपसे पूछा गया है। मैंने ना सभी थ्योरीज के कीवर्ड्स बताए, अगर वो कीवर्ड्स आपको याद है तो इस तरह की चीजें आप आसानी से कर जाएंगे। द राइट आंसर इज टू, दैट इज द प्लेकेटिंग थ्योरी, जो कहती है कि लेबर जो है वो आज के समय पर थोड़ा जागरूक हो चुका है, दे नो अबाउट देयर राइट्स एंड वेलफेयर। तो अगर वो कोई राइट की डिमांड करते हैं तो उसको नकारने की जगह उनकी बात को सुनकर क्या करें, उसको सुनकर उसके ऊपर रिएक्शन दें। नेक्स्ट,
द कस्टमर्स वांट एन इनएक्सपेंसिव कार, कस्टमर क्या चाहता है, एक इनएक्सपेंसिव कार चाहता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट ही वांट इनएक्सपेंसिव कार, मतलब सिर्फ अपनी नीड को पूरा करने के लिए उसे चाहिए। तो वो कौन सी नीड होगी, स्टेट नीड होगी, रियल नीड होगी, अनस्टेटेड नीड होगी, या सीक्रेट नीड होगी? ये भी हमने पढ़ा हुआ है, अगर आप लोगों को याद आया हो तो। द राइट आंसर इज वन गाइस, दैट इज द स्टेटेड नीड। स्टेटेड नीड क्या कहती है, द कस्टमर वांट द इनएक्सपेंसिव कार, दैट मीन्स कि ही जस्ट वांट टू कंप्लीट इट्स नीड। एंड रियल नीड क्या कहती है, रियल नीड कहती है कस्टमर वांट द कार हुज ऑपरेशंस कॉस्ट नॉट इनिशियल प्राइस इज लो। देन अनस्टेटेड नीड, ये क्या कहता है, द कस्टमर एक्सपेक्ट द गुड सर्विस फ्रॉम द डीलर। फिर डिलाइट नीड और सीक्रेट नीड, इस तरह से आपके ये नीड्स हैं जो यहाँ पर आप लोगों को बताई गई है। नाउ द नेक्स्ट वन, यस, मैच द आइटम। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी दी है और एक्सप्लेनेशन दिया गया है। प्राइसिंग स्टडी है आपका कस्टमरी प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग एंड साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। सिंपल सिंपल सी प्राइसिंग है, और आई थिंक ये सारी की सारी प्राइसिंग जो है आप लोग बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो अब जल्दी से बताइए कि क्या हो सकता है। सो द राइट आंसर इज टू गाइस, टू इज द राइट वन। आप लोगों को पता है मैं यहाँ पर थोड़ा फास्ट कराती हूँ, क्योंकि जिससे आप लोगों के पास मैक्सिमम क्वेश्चंस पहुंच सकें, और मेरी बेटी के उठने के पहले मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाए अब तक क्वेश्चंस पहुंचाने का। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, 1 मिनट रुकना है, क्वेश्चन को पढ़ के आंसर खुद निकालना है, उसके बाद आपको आंसर्स देखना है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। सो कस्टमरी प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइस, पेनिट्रेशन प्राइसिंग और साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। जो कस्टमरी प्राइसिंग होता है, ये कौन सी प्राइसिंग होती है, दिस इज द प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द परसिव्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर। स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होती है, स्कीम से रिलेटेड समझ में आ ही रहा होगा, सेटिंग द हाई प्राइस while the gradually reduce as the competitors enter the market। ठीक है ना, जैसे ही कॉम्पिटिटर्स आए चीजों को प्राइस को कम कर दिया जाता है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग आपकी कौन सी हो जाएगी, इट इज कम्स अंडर दी ऑफरिंग अ लो प्राइस फॉर द न्यू प्रोडक्ट ड्यूरिंग इट्स इनिशियल ऑफरिंग। स्टार्टिंग में क्या करते हैं, लो प्राइस पर लेकर आते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को कैप्चर कर सकें। नाउ साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, ये तो बेस्ट है, सभी जानते ही होंगे, दैट इज एंडिंग द प्राइस विद 99 99 पैसा। लाइक 299 का आपका शर्ट है, तो 299 का शर्ट है, लोगों का बोले अरे भाई 200 की रेंज में ही तो है, ले लो। इसको नहीं पता 1 रुपया बढ़ाने से 300 हो जाएगा। आपकी जो शर्ट, आपका जो लहंगा है, इट्स ओनली 599, 999। अरे अच्छा, अब चलो 5 के अंदर ही आ रहा है, 6 तक तो नहीं पहुंच रहा है, तो दिस इज द साइकोलॉजी कि भाई 99 आ गया तो दैट मीन्स कि कम होगा। तो ये साइकोलॉजी चलता है। आजकल तो और भी नया फंडा निकल कर आ गया है। टू कितना 297 का आपका रेट, सॉरी 597 का रेट है, ये भी आजकल फंडा निकल कर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट, 297, while using the Markov analysis, which one of the following assumption is incomplete, incompatible। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मार्कोव एनालिसिस किस लिए यूज किया जाता है, ये भी पूछा गया है। ठीक है ना, फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है ना। नाउ द सिस्टम हैज एन इनिशियल सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, transaction probabilities are constant over the given length of time, conditions of the system in any given period depend on preceding period conditions, yet changes in the system may occur only once during each period। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है वो सही है और कौन सा जो है लाइक आप लोगों से सही अजम्पशन पूछा गया है, जिसके बिना मार्कोव एनालिसिस अधूरा है। दैट इज दी the system has an initial set of possible outcome। Now for calculating economic order equity, ये भाई इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ना 2-3 बार रिपीट हुए हैं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यू आर गिवन द फॉलोइंग फॉर्मूला, आपने ये फॉर्मूला दिया, यहाँ पर इसकी डिटेल आपको बताई गई। अब आपको ये बताना है कि दिस इन्वेंट्री मॉडल इज सुटेबल फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। ये जो मॉडल है ये किस सिचुएशन में जो है आपका सुटेबल होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल विथ यूनिफॉर्म डिमांड, विथ वेरिएबल डिमांड, व्हेन स्टोरेज आर परमिटेड, और विथ ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट। तो ये आपसे यहाँ पर
पूछा जा रहा है। द राइट आंसर इज वन गाइस, विथ यूनिफॉर्म डिमांड्स के साथ में इसको यहाँ पर लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट वन आपको दिया गया है, अ हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर comparing the variance of two independent population with the help of variance of two small sample is known as chi-square test। ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट आपको दिया है कि जब हाइपोथेसिस टेस्ट को कंपेयर किया जाता है जहां पर वेरिएंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन, दो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन के जो वेरिएंस होते हैं, है ना, उनको कंपेयर किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ वेरिएंस ऑफ टू स्मॉल सैंपल। किसके साथ कंपेरिजन हो रही है? दो स्मॉल सैंपल्स के साथ में। तो क्या ये काई स्क्वायर टेस्ट है? क्या ये काई स्क्वायर टेस्ट है? दूसरा स्टेटमेंट टू, अच्छा काई स्क्वायर टेस्ट को क्या कहते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। टू टेस्ट द हाइपोथेसिस that the population standard deviation has the specific value on the basis of value of sample standard deviation of a small size sample, F test is relevant. Which one is the correct statement? The right answer is 2. Both the statements are wrong या both the statements are incorrect. अब इसमें क्या गलती है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नहीं बता पाओगे तो फिर मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताऊंगी। बट ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है कि आखिर आप पहचान पाते हैं या नहीं कि आखिर मिस्टेक क्या है। ओके, आखिर मिस्टेक क्या है? A hypothesis test for comparing the variance of two independent population with the help of variance of two small sample is known as chi-square test, and the second one related to the F test is relevant. तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स वो आपको बताने हैं, खुद से सोच के बताना है, गूगल करके नहीं। नेक्स्ट स्टेटमेंट वन कह रहा है, a sampling distribution of mean prepared on the basis of a small size sample from a population which is not normally distributed is not normally distributed। एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में बोला जा रहा है कि मीन प्रिपेयर्ड होता है बेसिस ऑफ स्मॉल साइज सैंपल। पॉपुलेशन के स्मॉल साइज सैंपल के बेस पर आपका मीन प्रिपेयर हो रहा है जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो क्या वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा, ये आपसे पूछा गया है। क्या मीन? अब स्टेटमेंट टू कह रहा है टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस, टू टेस्ट द significance of difference between the two means of two small size samples when the parameters value of standard deviations are given, Z test can be applied। क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है? राइट आंसर इज वन गाइस, यस। बताइए क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग ये? जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड गाइस। ओके, आई होप कि आप लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए?
एज यू नो, एक्चुअली मेरी गुड़िया जो है वो उठ गई है, तो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। मैं बस अभी आप लोगों को कंटिन्यू करती हूँ। ओके। ओके, मुझे डाउट है कि इसका आंसर वन है। मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर वन आना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो जेट टेस्ट के लिए एक चीज़ बोली जाती है कि जेट टेस्ट जो होता है वो हमेशा स्मॉल साइज पर नहीं होता है, वो हमेशा लार्ज साइज उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन पता भी होगा तो भी आप लोगों के लिए ना लार्ज साइज जो होता है सैंपल का वो यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है ना। तो मुझे इसका डाउट है, तो हम इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करेंगे। अभी इसका आंसर जो है वो हम टिक मार्क नहीं कर रहे हैं, इसका हम थोड़ा सा आंसर जो है वो होल्ड पर कर रहे हैं। आप लोगों के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है वो आप लोग बता सकते हैं। बाकी इसको मैंने होल्ड पर रखा है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम इसको दोबारा से करवाएंगे। ठीक है, इसका आंसर इसलिए मैं अभी होल्ड पर रख रही हूँ, लाइक कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट, which one of the following is restricted non probability based sampling method? ठीक है, अब यहाँ ये बड़ा ही सिंपल सा है। नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग मेथड कौन सी है? मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने रिसर्च पढ़ा होगा, है ना, क्योंकि पेपर वन पेपर टू दोनों में ही है वो, जिसमें प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों तरह की सैम्पलिंग होती है। तो कौन सा जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी वाला है ये आपसे पूछा जा रहा है। द राइट आंसर इज टू गाइस, लाइक क्वार्टर सैम्पलिंग। हम सभी जानते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, दे ऑल कम्स अंडर दी प्रोबेबिलिटी, एंड क्वार्टर सैम्पलिंग कम्स अंडर दी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। Judgment sampling, quarter sampling, they are the non-probability, and random sampling comes under the probability sampling. Next, again the statement one, when null hypothesis is true, but as per the hypothesis testing, it is rejected. It is known as type 2 error of hypothesis testing. Statement 2, for testing the significance of difference among the performance of more than two sample group, when the data are non-parametric, कॉजल वैली टेस्ट इज एप्रोप्रिएटेड। कौन सा स्टेटमेंट सही है? मैंने हमेशा से आप लोगों से कहा है, जब भी टाइप वन टाइप टू एरर की बात आती है ना, कि टाइप वन एरर होगा या टाइप टू एरर होगा, तो मैंने हमेशा कहा है सही को गलत किया तो टाइप वन होगा, गलत को सही किया तो टाइप टू होगा। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको दोबारा देखो। व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, नल हाइपोथेसिस सही है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस क्या है? सही है। लेकिन एज पर द हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज रिजेक्टेड, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सही को गलत कर दिया तो वो कौन सी होगी? टाइप वन होगी। यानी कि ये स्टेटमेंट आपका कैसा होना चाहिए? गलत होना चाहिए। द राइट आंसर इज फोर गाइस, है ना, फोर इज द राइट वन। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट। समझ में आ गया क्यों है इनकरेक्ट? एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट बिकॉज एच, जो कॉजल वैली टेस्ट या एच टेस्ट जो होता है वो नॉन पैरामेट्रिक होता है। ये इसका कीवर्ड है, इसको याद रखिएगा। Okay, the next one is 303. Latent demand, full demand, over full demand, and unwholesome demand. मीनिंग्स पूछे गए हैं, आपको बस मैच करके बताना है। राइट आंसर इज टू, इसका सही आंसर है आपका टू। लेटेंट डिमांड का मतलब होता है आपका कंज्यूमर में शेयर अ स्ट्रॉन्ग नीड दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। एक स्ट्रॉन्ग नीड है जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से नहीं हो पा रही है, लेटेंट डिमांड। फुल डिमांड का क्या हो जाएगा? कंज्यूमर्स आर एडिक्वेटली buying all products but put into the marketplace. Okay. Over full demand, over full. More consumer would like to buy the product than can be satisfied. Then can be satisfied. Unwholesome demand, the last one. Consumer may be attracted to product that have undesirable social consequences. The next one is
304 अगेन यहाँ पर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, वो आपको मैच करने हैं। आप छोटी छोटी चीजें आप लोगों को अगर पता है तो इसको आप आसानी से कर पाएंगे। तो राइट आंसर इज ए गाइस, इसका सही आंसर जो है वो ए है। अब जैसे द पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस आर एन एंड पी, तो हमें पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एन नंबर ऑफ ट्रायल और पी नंबर ऑफ सक्सेस, है ना, तो ये हमारे पास मौजूद होता है। तो दैट इज द कम्स अंडर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन एंड द वेरियांस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर आइडेंटिकल, तो ये किस में होगा आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नाउ द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस डिटरमाइन द सेंट्रल लोकेशन ऑफ स्प्रेड रिस्पेक्टिवली, so it comes under the central location normal distribution. The graph of probability density functions of distribution slope downward to the right from its maximum means value. तो ये वाली कंडीशन आपकी होती है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, when the researchers want to select a representative sample to access the different parameters from the large size finite heterogeneous population, large size finite heterogeneous population, this is the keyword, which one of the following sampling technique it must be appropriated? उसे ऐसा सैंपल करना है जिसमें डिफरेंट पैरामीटर्स के लोग मौजूद हों। कहने का मतलब है एक बड़ा सा कॉलेज है जिसमें साइंस बैकग्राउंड, मैथ्स, आर्ट, इकोनॉमिक्स, ऐसे करके अलग अलग, डेंटल, है ना, और आपका मान लीजिए एक और हो गया आपका बी फार्मा, इतने सारे बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये कॉलेज आपका कौन सा हो गया, ये पूरा कॉलेज आपका हेट्रोजेनस हो गया, क्योंकि इसमें हर तरह के लोग मौजूद हैं। अब इसको सैंपल चाहिए हर एक से, तो हर एक से अगर सैंपल चाहिए तो ये सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो बटे हुए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, पहले ये उनको डिपार्टमेंट वाइज क्या करेगा, अलग करेगा, सारे स्टूडेंट्स इस तरह से वो डिफ्रेंशिएट कर देंगे यानी कि होमोजेनस सैंपल्स बना लेंगे और फिर एक एक सैंपल जो है वो चूज कर लेंगे, तो सभी तरह के सैंपल्स मिल जाएंगे। ऐसा किस में होता है, कुछ याद आया? ऐसा होता है 3, द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। किस में होता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। और ये जो बनाते हैं जो होमोजेनस हम सैंपल बनाते हैं इसको क्या कहते हैं हम, स्ट्रेटा। क्या कहते हैं हम, स्ट्रेटा। क्लियर? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ये था हमारा आज का सेशन। सो हम ऑलमोस्ट 300 के ऊपर पहुंच चुके हैं अब। सून वी विल कंप्लीट आवर दिस सीरीज। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट, टेक केयर। सारी सीरीज अच्छे से जरूर करिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चंस मेरा कोशिश है कि रिपीट ना हो, जिससे कि सारे के सारे नए कंसेप्ट आपके पास पहुंचे। तो इस चीज को मैंने ध्यान में रख के ही इस सीरीज को लॉन्च किया है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा जिससे कि सारे कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर होते चले जाएं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।